गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। मैंने आप लोगों को धातु कर्म क्या होता था वो बताई थी कि ज़मीन से निकले हुए जो अयस्क हैं उनको साफ़ करने की जो विधि होती है ना, मतलब अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। धातुओं का जो मतलब कि धातु कर्म होती है वो 3 प्रक्रियाओं में 3 चरण में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे कि अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शुद्धिकरण। तो अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या होता है, उसको धोना है ना। तो खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य शुद्धियाँ पाई जाती है, उसको साफ करते हैं। यहाँ पर पूछा भी जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि गैंग किसे कहते हैं, अधात्री किसे कहते हैं। तो खदानों से प्राप्त में चीज़ों में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको क्या कहते हैं, धातु या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। आइए इस गैस की कुछ विधियों को पढ़े। सबसे पहले क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्व का मतलब क्या होता है मैं तुम लोगों को समझा चुकी हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आकर रुकती है, भारी चीज़ है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी गुरुत्व से ही रिलेटेड है। गुरुत्व का मतलब वही है कि कोई भी चीज़ कहाँ आकर गिरती है, नीचे आकर गिरती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो अयस्क या अधात्री है ना, उनको क्या करते हैं, मैं इस सामान्य शब्दों में समझा रही हूँ, उसको आपको समझ आ जाएगा। उसको क्या करते हैं, ये जो नल के पाइप के थ्रू क्या करते हैं, ऐसे पानी की धार में मिक्स कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं। और जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो ये जो कंकड़ पत्थर इसमें रहता है ना, ये बहकर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। जो पानी है वो ऊपर चला जाता है और मतलब घनत्व, मतलब जिसका जो ज़्यादा जगह घेरती है वो सारी अशुद्धियाँ कहाँ बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। इसी विधि को कौन सी विधि कहते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। मतलब कि जितनी भी अशुद्धियाँ वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएंगी। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, अयस्क के भारी कण जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ क्या होती है, ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और इस विधि से कौन से वाले को अलग किया जाता है, तो यहाँ पर देखो, प्रायः कार्बोनेटो का मतलब क्या होता है, CO3, और ऑक्साइडो का मतलब जिसमें ओ रहता है। ठीक है, किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण, ये याद रखना कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। कौन सी विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक का आपको समझ आ रहा है कि जिसमें चुंबक के गुण होते हैं उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित पदार्थ चुंबकीय होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक के चलते रबर वाले पट्टे, ये तो तुम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर क्या किए, अयस्क को पीसे हैं और यहाँ पर एक बेल्ट लगी हुई है जिसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं और इसमें चुंबक लगा हुआ है। ठीक है, तो पीसा हुआ जो अयस्क है उसको क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर से ऐसे ऊपर से नीचे गिराना को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं। तो जो पीसा हुआ अयस्क है जिसमें चुंबक रहते हैं, अब आपको पता है ना कि इस बेल्ट में चुंबक लगा है तो वो चुंबक से चिपका हुआ दूर तक आएगा, लेकिन जिसमें चुंबक नहीं है, मतलब अचुंबकीय पदार्थ, मतलब जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, वो क्या होता है, इस बकेट में आके गिरता है। और जिसमें चुंबक रहते हैं वो क्या होता है, इस तरफ आता है, कन्वेयर बेल्ट रोलर की हेल्प से। ठीक है, जिससे जो चुंबकीय पदार्थ है उसको अलग कर देते हैं और अचुंबकीय पदार्थ को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। टीन को स्टेनस बोलते हैं, SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है झाग उत्प्लावन विधि। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए आपको बता रही हूँ। झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, सल्फाइड अयस्क, इसमें किसका सांद्रण होता है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि में जो सल्फाइड अयस्क है उसको क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं और इसमें इसको टब में, ये जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये जो टब, इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद में सब चीज़ डालने के बाद में क्या होता है, जैसे आपने देखा है ना कि साइकिल के मतलब कि टायर में हवा नहीं रहती तो उसको पंप करते हैं, तो ऐसा ही इसमें पार्ट रहता है, ऊपर से नीचे करने पर हवा भरती है। तो वैसे इसमें क्या करते हैं, ये जो पूरा बना हुआ है मशीन, इसमें क्या करते हैं, इसको प्रेस करते जाते हैं, मतलब दबाते जाते हैं। वायु डालने से इसमें क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। झाग क्यों उत्पन्न होता है पता है, क्योंकि उसमें क्या डाले हुए हैं, हम पाइन तेल डाले हैं। क्या डाले हैं, पाइन तेल डालते हैं। तो पाइन तेल क्या करता है, झाग का काम करता है। तो इसमें से झाग निकलता है ना, तो झाग है जो अलग बैकेट में आकर गिर जाता है, जो कि क्या रहता है, अयस्क रहता है। क्या रहता है, सांद्रित अयस्क, मतलब साफ वाला अयस्क रहता है। ठीक है,
इसी को लिखा है कि उसमें अधिक दाब मतलब वही प्रेशराइज किए हैं तो उसमें से झाग निकलने लग जाती है, झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की परत जम जाती है, इसके कण हवा के बुलबुले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार हल्के कण झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी कंकड़ पत्थर जैसी अशुद्धियाँ क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित का पता कीजिए, सांद्रण किस विधि से होता है। अब इसको अगला है धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण क्या होता है, देखो धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। सक्रियता का मतलब मैं आपको बताई हूँ ना कि जो जल्दी से क्रिया कर लेता है किसी चीज़ से उसको क्या बोलते हैं, उसकी सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि को उनके यौगिकों से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनात्मक आयन ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया कहते हैं। एल्यूमिनियम को भी इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी ना सबको। और नेक्स्ट क्या है, देखो मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड से सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के साथ अपचयन विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। कुछ कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे पारा को ऑक्साइड को केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो अपने अयस्कों से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। अब ये देखो, ये धातु का सल्फाइड है, जिंक क्या है, धातु है, एस लग गया मतलब ये सल्फाइड हो गया, है ना। तो अब इसको किस में बदलना है, सल्फाइड को हटा के, मतलब इसमें से सल्फर को हटा के इसमें ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो क्या बोल रहा है, इसीलिए इसको बोल रहा है ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो यही है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराए। इस डेल का मतलब क्या होता है, गर्म करना। क्या होता है, गर्म करना। गर्म किए तो एक इसमें बदल गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया। और ये जो सल्फर है इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, जो कि गैसीय रूप में रहती है। इस एरो का मतलब क्या हो जाता है, वो आकाश में उड़ जाती है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाती है। वैसे ही अब ये जो जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट वो बोला है ना, क्योंकि यहाँ देखो धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को भी जब गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हुआ है, सबसे पहले जो मतलब कि धातुएं रहती है वो सल्फाइड और कार्बोनेट से उसको किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। अब जो ऑक्साइड वाली चीज़ मिली है उसको हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन मतलब फिर से उसको वात्या भट्टी रहती है ना, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वात्या भट्टी में डालते हैं, वहाँ पर उसको एकदम गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, उसी को प्रगलन की क्रिया ये सब बोला जाता है, ठीक है। और फिर उनको क्या करते हैं, कोक के साथ में, कोक को कार्बन बोलते हैं इसीलिए सी से डिनोट करे हैं, ठीक है। कोक के साथ में यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसमें कार्बन बोला है, पूरा डिटेल आप पढ़ोगे। तो कार्बन के साथ में क्रिया करते हैं तो जिंक जो है वो शुद्ध रूप में मिलता है। शुद्ध रूप में अभी भी नहीं मिलता, मतलब जिंक अलग जो हो जाता है, लेकिन अभी भी इसको शुद्ध रूप में मतलब अलग करना बाकी है। तो या तो जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन। कार्बन का मतलब क्या होता है, वही कोक, कोयला से क्रिया किया। डाल का मतलब क्या हुआ है, गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म किए, पिघली अवस्था में, देखो 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म कर रहे हैं। तो ये जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, ऊपर उड़ गया। तो वैसे ही अब उसके बाद वैसे ही यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट है, फेरस है, यहाँ पर इनको भी सेपरेट करना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्थापन विधि से होता है। मतलब कि क्या होता है, जो कम सक्रिय धातु है वो ज़्यादा सक्रिय धातु से रिप्लेस हो जाता है। तो कॉपर और फेरस में ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फेरस। तो फेरस कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ पर से, और फेरस सल्फेट बन गया। वैसे ही इसमें भी होता है कि कॉपर सल्फेट जिंक से क्रिया करके जिंक ने कॉपर को हटा दिया, ये वाली विधि है। अब जो धातुएं मिली है ना उसको शुद्ध रूप में, अब यहाँ पर देखो ये तुम लोग कहोगे ना, अब यहाँ से भी जो हम लोगों को ये धातु मिली ना, ये कॉपर धातु, दोनों से ही कॉपर मिला, लेकिन ये भी जो कॉपर है ना इसमें भी अशुद्धियाँ हैं, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़, मतलब चिपका हुआ है, ये है वो है। जैसे कि धान को काटते हैं फिर उसके भूसे निकालते हैं, फिर भी हम उसको बनाने से पहले उसके कंकड़ चुनते हैं ना, तो वैसे ही अभी भी जो कॉपर मिला है ना उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, धातुओं का शोधन या शुद्धिकरण बोला जाता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जो कि दो विधियों से होता है। एक है पहला है भौतिक विधि और उसी का पहला है द्रवण। द्रवण का मतलब क्या होता है, इसको पिघलाकर, किससे पिघलाकर धातु को अलग किया जाता है। और एक है जौन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। इसमें क्या होता है, ये देखो, जो भी धातु को शुद्धिकरण करना है ना उसकी एक रॉड लेते हैं और उसमें ये एक तार बना रहता है, ठीक है, पिघला हुआ जौन रहता है, उसको बार बार इधर से उधर एकदम रक्त तप्त गर्म रहता है और उसको ऊपर से नीचे, मतलब कि ऊपर से नीचे नहीं, इधर उधर
घुमाते रहते हैं। तो इस रॉड में जितनी भी अशुद्धियाँ रहेंगी ना उसमें आके चिपक जाती है, किनारे में चली जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? जॉन रिफाइनिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड है रासायनिक विधियाँ। इसको आज हम लोग ना करेंगे। मैंने आप लोगों को कल ये धातुओं का शोधन बता दी थी, ठीक है। द्रवन और जौन शोधन विधि दोनों के बारे में बताई थी। द्रवन मतलब पिघलाकर, और जौन शोधन विधि में क्या होता है, ये जौन वाला एक रिंग बना रहता है और उसी को क्या करते हैं, जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी को बार बार चलाते फिराते रहते हैं, ठीक है। मतलब धीरे 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 धीरे, जिससे जो अशुद्धि रहती है वो इस रिंग में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। इसको जॉन रिफाइनिंग मेथड या फिर जॉन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, तीनों ही विधियाँ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, अब ये रासायनिक विधियां हैं जिसको हम केमिकल मेथड्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। धातु का विद्युतीय अपघटनी परिष्करण, मतलब जो धातु है उसका शुद्ध विधि द्वारा कैसे करते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर कॉपर दिख रहा है, तो इसमें क्या रहता है, ये एक ऐसे टब जैसा बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, दो रॉड लगी रहती है, ये पहला रॉड, ये दूसरा रॉड। ये जो रॉड रहती है ना, एक कैथोड रहती है, एक एनोड रहता है, ठीक है। तो कैथोड पे हमेशा माइनस चार्ज रहता है और कैथोड एनोड पे हमेशा क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। ये याद रखना, ठीक है। और इसको एक क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से, या बैटरी ही मतलब मान के चलो, बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें एक क्या भरा रहता है, अम्ल या फिर लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। जिससे हम क्या करेंगे, धातुओं को अलग करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, मतलब वही अम्ल का ही अपघटन करेंगे। सूखा अगर किसी चीज़ में मैं मान के चलो बिजली जो है वो सूखी जगह पर कुछ करूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मतलब एग्जाम्पल है कि मैं खाली गंजी को गर्म करूँगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो फट जाएगा, है ना। लेकिन उस गंजी में मैं पानी रखूँगी या चाय रखूँगी तभी तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा ना। तो वही मान के चलो कि उसमें अम्लीकृत कॉपर सल्फेट से ही क्या होता है, इसमें प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें ये बटन को बंद कर चालू करते हैं, ठीक है, तो चालू करने से इसका अपघटन शुरू हो जाता है। और इसमें जो ये कंपाउंड है, मतलब कि ये जो यौगिक है वो अपने अपने आयनों में टूटना शुरू हो जाता है। आयन्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताई हूँ, ठीक है। तो जो कॉपर है ये Cu2+ आयन में, और जो सल्फेट है वो क्या हो जाता है, SO4- आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब मैं अभी ये भी आपको बताई हूँ कि अपोजिट साइंस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब कि जो अपोजिट साइन रहते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो प्लस आयन है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज। और ये जो सल्फेट है वो किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है, और वापस से फिर से इस विलयन में क्या हो जाता है, समा जाता है। क्यों, क्योंकि जो सल्फेट है वो ऑलरेडी एक यौगिक है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कॉपर एक क्या है, शुद्ध धातु है कि नहीं। कॉपर क्या है, शुद्ध धातु है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली बहुत देर तक, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आ जाता है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चलती रहती है। और इस विलयन में जितना कॉपर है वो कहाँ चले जाता है, इस रॉड में आकर चिपक जाता है, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, रासायनिक विधि या फिर केमिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। इसी को पूरा डिटेल में दिया गया है कि जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब वही करंट फ्लो किया जाता है, करंट डाला जाता है, तो अशुद्धियाँ जो है वो इधर उधर चली जाती है और ऐसे ऐसे किया जाता है। ये देखो इसमें कौन कौन से विधियों का यूज़ करते हैं इसके बारे में भी दिया गया है। अशुद्धियाँ एनोड के नीचे तल पर एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोड पंख या कीचड़ कहते हैं, है ना। इस विधि का प्रयोग निकेल, कॉपर, जिंक आदि धातुओं के शोधन के लिए होता है। अभी जो मैं बताई वो कॉपर के लिए था। कॉपर को Cu से दर्शाते हैं, जिंक को किससे दर्शाते हैं, Zn से दर्शाते हैं, और क्रोमियम को किससे दर्शाते हैं, Cr से, और निकेल को किससे दर्शाते हैं, Ni से। तो ये जो जितने भी धातुएं हैं ना उनको इसी विधि से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, जितने भी धातुओं को अलग किए हैं ना उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अयस्क है, अयस्क का सांद्रण और निष्कर्षण, मतलब अयस्क सबसे पहले पृथ्वी से निकला, मतलब कि खुदाई करने से, खुदाई के बाद उसको पानी से मतलब कि धोए, झाग वाग दुनिया का अयस्क का सांद्रण वाला विधि पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग, पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, है ना, यही सब हो गया। अब उसके बाद उसका निष्कर्षण हुआ, है ना। तो निष्कर्षण की कितनी विधियाँ होती है, 3 विधियाँ होती है। जो उच्च क्रियाशील धातु है, मतलब बहुत जल्दी क्रियाशील धातु क्रिया
करती है उन धातुओं का इस विधि से करते हैं, मध्यम क्रियाशील धातुओं का इससे करते हैं, और जो निम्न क्रियाशील होती है मतलब कि जैसे कि सोना चांदी वगैरह होता है उनका इस विधि से करते हैं। ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातुओं को क्या करते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन। गलित धातु का विद्युत अपघटन मतलब जो धातु गल गई है उसका विद्युत अपघटन, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताई उस विधि से करते हैं, तो हमको क्या होती है, शुद्ध धातु मिलती है। जो मध्यम क्रियाशील धातु है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक कार्बोनेट अयस्क होता है, ठीक है। जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है वो दो प्रकार की होती है, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 जिसमें लगा रहता है, और सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर लगा रहता है, ठीक है। तो जो कार्बोनेट अयस्क है उसका निस्तापन होता है, और जो सल्फाइड अयस्क है उसका क्या होता है, भर्जन होता है। भर्जन का मतलब क्या होता है भाई, उसको बहुत गर्म बहुत गर्म बहुत गर्म करते हैं, उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ से ये होकर गुजरती हैं तो दोनों में ही धातुओं का ऑक्साइड मिलता है, मतलब कि जिंक ऑक्साइड मिलेगा, यहाँ पर भी मान के चलो जिंक ऑक्साइड मिला। अब उसको फिर से धातु में अपचयन, मतलब कि ऑक्साइड को अब क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हमको हटाना है, धातु में अपचयन, और फिर धातु का शोधन, और धातु का शोधन मैंने आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि कैसे होता है। अब उसके बाद जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है वो सल्फाइड अयस्क रहती हैं, तो सल्फाइड अयस्क को पहले भर्जन में डालते हैं, और भर्जन से धातु मिलती है, और धातु का फिर क्या करते हैं, परिष्करण। परिष्करण मतलब वही उसको गर्म कर देते हैं जिससे वो मेल्ट हो जाता है और शुद्ध धातु मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो लोहा है ना, उस लोहे को पूरा कैसे कैसे क्या क्या किए हैं इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ना अभी तुम्हारे एग्जाम वगैरह में नहीं आया, और मे भी इस समय तुम्हारे सेशन में नहीं आने की तैयारी है, शायद नहीं आएगा क्योंकि बहुत लेंदी रहता है, तो मैं ये भी आपको छुड़वा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कोर्स कंप्लीट कराना है। मैं ये टॉपिक आपको बाद में पढ़ाऊँगी, मुझे याद रहेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट है संक्षारण। ये ढोकरा शिल्प कला के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ धातु शिल्प, मतलब छत्तीसगढ़ में पुराने ज़माने में ये जो ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं दिया रखने का, किसी के घर में सींग वाला, उसको कैसे लोग बनाते थे, पुराने ज़माने में कैसी कला होती थी, लोहे को कैसे पिघलाते थे, उसमें कांसे को कैसे मिलाते थे, मतलब दो धातुओं को कैसे मेल्ट करते थे, तो ज़मीन के अंदर मेल्ट करते थे उन लोग, ठीक है, और किसी के ऊपर ऐसे हिरन फूलदान के ऊपर ऐसे गरम गरम डाल देते थे तो इनका आकार बन जाता था, ठीक है। तो इसको ढोकरा शिल्प बोलते हैं, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ो, वैसे तो डिटेल में आपको ही पढ़ना है ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में ही आ जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जंग लगना। अब जब संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु की जब ऊपर वाली परत खराब होने लग जाती है तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब मोस्टली हम लोग लोहे से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं क्योंकि लोहे में जंग लग जाता है, वो हमको दिखाई देता है ना। तो लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है, संक्षारण अभिक्रिया है, ठीक है, मतलब क्रिया है बोल सकते हैं, ठीक है। तो संक्षारण की क्रिया को एक्सपेरिमेंट के जरिए समझा रहे हैं कि संक्षारण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखना, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ क्योंकि इन वर्ड्स मतलब ये जो शब्दों में लिखा हुआ है ना बेटा, ये आप पढ़ोगे, मैं आपको इसके जरिए समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 परख नलियाँ ली है, एक में पानी है, एक में कॉटन है, मतलब कॉटन मतलब रुई, भीगा हुआ रुई है, और एक में क्या है, सूखा है, और सब में मैंने क्या डाल दिए हैं, मतलब सब में मैंने क्या डाल दी हूँ, ऑल पिन डाल दी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में ऊपर से बलून में पैक कर दिए हैं, ठीक है। ये ना हम स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आपकी स्कूल चलती तो आपको करके दिखाते, ठीक है। तो देखना, और इसको हम क्या करते हैं, एक में ऑल पिन डालते हैं, पानी डालते हैं, एक में ऑल पिन और कॉटन डाल देते हैं गीला वाला, और एक में सूखा ऑल पिन डालते हैं, और इस पूरे एपरेट्स को हम क्या करते हैं, धूप में 4-5-6 घंटे के लिए रख देते हैं। 4-5 घंटे बाद अगर हम देखेंगे ना तो ये जो पानी है ना, इसमें जो पिन है उसमें जंग लग जाता है। ये जो कॉटन भीगी हुई रुई में भी जो ऑल पिन है ना, वो उसमें भी क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जो सूखी ऑल पिन है ना, वो जैसी की तैसी रहती है। इससे पता चलता है कि जंग लगने के लिए नमी और पानी क्या है, आवश्यक है, ठीक है। और अगर ये नमी और पानी नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसीलिए देखो, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है, लेकिन जंग लगने पर कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे लवण या अम्लों की उपस्थिति, क्योंकि कच्चे पानी में लवण प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से जंग जल्दी लग जाती है। वहीं उबला पानी रख देते ना तो वो जंग कम लगता है, ठीक है। इसलिए समुद्र के पास के इलाकों पर लोहे पर क्या होता है, जल्दी जंग लगता है, और इससे इसके pH मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अभी स्टूडेंट, जंग को नियंत्रित करना मतलब जंग जब लग जाता है तो उसको हटाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं
पेंट या ग्रीस लगाया जाता है, उसमें गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो धातु है ना उस पर दूसरे धातु की परत लगा दी जाती है। इस टाइप की क्रियाएं होती रहती है, ठीक है। अब बात होती है लोहे पे जंग का लगने का रासायनिक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, जब लोहे पे जंग लगता है ना तो उस क्रिया को ना वो कैसे होता है पता है, एक रासायनिक क्रिया है ना उसके जैसे होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, संक्षारण की क्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। अब इसमें जो ये जंग लगता है ना उसमें विद्युत रासायनिक जो लोहे का सतह है ना, मतलब जहाँ पर जंग लगता है तो वहीं उसका एक सतह क्या होता है, एक सेल के जैसे, किसके जैसे, रासायनिक सेल के जैसे व्यवहार करने लगता है। जैसे विद्युत अपघटन विधि बताई ना, जिसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, एक पे प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज रहता है, वैसे ही तो यहाँ पर होता है जो शुद्ध सतह रहती है ना वो एनोड के जैसे व्यवहार करती है, और जहाँ पर नमी पड़ती है या पानी पड़ जाता है वो किसके जैसा बिहेव करने लग जाता है, कैथोड के जैसे। इसलिए जो एनोड है उस पर फेरस 2+ मतलब जो लोहे का इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, दान देना शुरू कर देता है, और यहाँ पर H2O हाफ O2 मतलब कि वायु प्लस नमी दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके पूरे फॉर्मेशन में मतलब रासायनिक क्रिया में पढ़ते हैं। तो देखो पहले ही बताई कि जो शुद्ध सतह है लोहे की वो एनोड के जैसे है ना, और जो अशुद्ध सतह है मतलब जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है, अशुद्धि उपस्थित रहती है, वो किसके जैसे काम करता है, कैथोड के जैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, जो फेरस है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ बनाता है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर नमी है, नमी का मतलब पानी है, और प्लस वायु है, वायु का मतलब ऑक्सीजन है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जो फेरस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इसके साथ आके क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, और ये क्या बनाए, हाइड्रोक्साइड बनाए, ठीक है, मतलब वही परत खराब होने वाली। अब उसके बाद ये जो फेरस है और ये जो हाइड्रोक्साइड है वो दोनों क्रिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है इस इक्वेशन में आपका कि यही लिखा हुआ है इसमें कि फेरस और हाइड्रोक्साइड आयनों से क्रिया करके FeOH बनाता है, मतलब जंग का थोड़ा सा हाइड्रेटेड आयन बनाता है। तो ये हो गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये वाला फेरस और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाए। फिर से जो वायुमंडल में मतलब कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन है नमी के रूप में, सॉरी जल रहता है जो नमी के रूप में, वो दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये जंग बनाते हैं, जंग बनाते हैं। और इस जंग का नाम क्या है, पूछते हैं ना पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जंग लगने का सूत्र क्या होता है और जंग का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर FeOSH2O सॉलिड फॉर्म में मतलब कि ठोस रूप में होता है, और X जो है वो नंबर ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है, नया मेटल बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बात हो गई पीतल की, किसकी बात हो गई, पीतल की। जो तो पीतल है वो किससे किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बर्तन एवं घरेलू सामान बनाने में होता है। आपको सभी को पता है हमारे घर में पीतल से बने बर्तन वगैरह होते हैं। उसके बाद है कांसा। कांसा भी सभी को पता है, जो कि किससे बनता है, कॉपर से और टीन से बनता है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ना, मतलब कि जो जिन जिन तत्वों से मिलकर बनता है वो, और उसका क्या क्या यूज़ होता है वो बहुत अच्छे से याद रखो, इसके यूजेस याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है आपको पता है ना, हमारे घर में जो जर्मन के बर्तन वगैरह बनते हैं वो तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल से बनता है। ये बर्तन, सिक्के, आभूषण ये सब बनाने में काम आता है। फिर है मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बनता है, जो वायु एवं ढांचा निर्माण में, मतलब कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन, जेट, विमान वगैरह ये सब होते हैं ना, तो उसके अंग बनते हैं ना, पुर्जे, वो बनाने में यूज़ होता है। बेल मेटल, बेल का मतलब होता है वही घंटी, स्कूल की बेल वाला ही है, जो कि घंटियों को बनाने में काम आता है, जो कि कॉपर और स्टेनस से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है गन मेटल, जो कि कॉपर, जिंक और स्टेनस से मिलता है इंजीनियरिंग सामान बनाने में, मतलब जो इंजीनियर है ना वो इलेक्ट्रिक सामान यूज़ करते हैं, मशीन वगैरह वो सब बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है सोल्डर या रांगा बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक काम करते हैं वो ऐसे ऐसे जोड़ने का काम करते हैं, है ना, तो वो उसमें काम करता है जिसमें स्टेनस और लेड होता है, ठीक है। इसकी परसेंटेज भी गिवन रहते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको रीड कर लेना क्योंकि ये पूछते ही हैं, ठीक है। फिर
जो सोल्डर है वो धातुओं के तारों को जोड़ने में, जैसे कि आप देखना हमारे घर में प्लग वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, या फिर तार वार टूट जाते हैं, तो हम उसको उसी मेथड से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन जो है वो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हो गया, ये कॉपर हो गया, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, इन सब से मिलकर बनता है। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, वायु यान, हेलीकॉप्टर, जेट विमान आदि के निर्माण में होता है। फिर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है, क्रोमियम, निकेल प्लस कार्बन, जो कि थोड़ी मात्रा में होता है। और बाकी सब क्या बचा आपका, लोहा हुआ, जिसको फेरस कहते हैं, ठीक है। इनसे मिलकर बना होता है। ये भोजन पकाने के बर्तन, चाकू इत्यादि बनाने में होता है। और एक और लिख लेना ना, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो शल्य चिकित्सा के उपकरण, क्या बोलते हैं उसको, शल्य चिकित्सा के उपकरण, आप लिख लेना। मतलब डॉक्टर जो वेपन्स यूज़ करते हैं ना ऑपरेशन वगैरह करने में, वो भी किससे मिलकर बना रहता है, स्टेनलेस स्टील से बनता है, ठीक है। एल्निको चुंबक बनाने में यूज़ होता है। ये देखो स्थायी चुंबक लिखा हुआ है, जो कि एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकिल और बाकी क्या बचा, फेरस, इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया बेटा आज आप लोग का ख़त्म।